गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर होने वाला है, इट्स टाइटल इज अ हाउस इज नॉट अ होम, यानी कि हर मकान घर नहीं होता। क्योंकि मकान जो बनता है बच्चों, मकान बनता है ईंट ईंट पत्थरों से, लेकिन जो घर बनता है, घर बनता है परिवार से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी टाइटल के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। A house is not a home. The story reflects the challenges of being a teenager. ठीक है, स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसी कोई बच्चा, कोई चाइल्ड जब अपनी टीनेज में आता है, ठीक है, तो वो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या कठिनाइयों को फेस वो करता है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। टीनेजर बच्चों आपको पता होगा, टीनेजर क्या होता है। टीनेज एक एज होती है जब कोई भी बच्चा, या वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो क्या करना शुरू करता है, वो ग्रो करना शुरू करता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकली एंड ऑल्सो मेंटली। ठीक है, जब बदलाव आने शुरू होते हैं एक बच्चे के अंदर, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और ये स्टार्ट कब होता है बच्चों, 11 12 टू 16, या हम कह सकते हैं 17 तक। ये जो फेज होता है, टीनेज का फेज होता है, या फिर एडोलसेंस भी कह सकते हैं आप इसको। अगर आप साइंस के टर्म से जाएं तो इसे एडोलसेंस भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो इन दौरान एक बच्चे के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो उन बदलावों की वजह से उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी परेशानियां भी छोटी है। जैसे जैसे हम बड़े होंगे, लाइफ में ग्रो करेंगे, हमारी परेशानियां भी हमारे साथ साथ ग्रो करेंगी, परेशानियां भी बढ़ेंगी। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को ओवरकम कैसे किया। ओवरकम का मतलब होता है बच्चों सामना करना और उनसे आगे बढ़ना। ठीक है, सामना करके आगे निकलना इज कॉल्ड ओवरकमिंग एनी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। My first year of high school felt awkward. After leaving juniors high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. तो ये कहता है कि जो मेरा पहला साल था हाई स्कूल में, ठीक है, हाई स्कूल को आप समझ सकते हैं अपनी क्लास 10 से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो हाई स्कूल में जो मेरा पहला साल था, दैट वाज क्वाइट ऑकवर्ड। मतलब वो थोड़ा सा कैसा था, अजीब था। क्योंकि जब हम किसी नए स्कूल में पहली बार जाते हैं तो वहां हमें एटलीस्ट एक क्लास तो वहां एडजस्ट होने में ही लग जाता है। ठीक है, क्योंकि नए दोस्त होते हैं, नया माहौल होता है, नए नए टीचर्स होते हैं, नया सराउंडिंग्स होता है, तो हमें थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। और उस पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी घुल मिल जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, उन्हें घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो उसके लिए वो पहला साल जो था थोड़ा ऑकवर्ड था। ऑकवर्ड का मतलब आप समझ सकते हो बच्चों, थोड़ा सा अजीब था। इज इट क्लियर। आफ्टर लिविंग, हाँ, फिर वो कहता है कि पहले मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, दूसरे स्कूल में जहां पढ़ता था, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। क्योंकि उस वक्त मैं क्या था, मैं अपने स्कूल का सीनियर था। ठीक है, उस वक्त मैं एंजॉय कर रहा था सारी सीनियोरिटी को, और वहां पे मेरे जो ग्रेड्स हैं, यानी कि मार्क्स हैं, वो भी काफी अच्छे आया करते थे। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। लेकिन जब मैं नए स्कूल में आया तो वहां पे मुझे स्टार्ट करना पड़ा एज अ फ्रेशमैन, मतलब एक न्यू कमर की तरह मुझे चीजें स्टार्ट करनी पड़ी। The school was twice as big as my old school. जो नया स्कूल था वो मेरे स्कूल से दुगना, ट्वाइस मतलब दुगना बड़ा था। And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. और इस सिचुएशन को और बुरा बनाने के लिए क्या हो गया, जो मेरे दोस्त थे, मेरे स्कूल के जो दोस्त थे, वो लोग दूसरे ही स्कूलों में चले गए, मेरे साथ कोई भी नहीं आया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड महसूस हुआ। आइसोलेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स अकेलापन महसूस हुआ। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them.
मैं अपने पुराने टीचर्स को, पुराने शिक्षकों को बहुत ज्यादा मिस किया करता था, ठीक है, और इतना ज्यादा मिस करता था कि कभी कभी जाकर के उनसे मुलाकात भी करता था, विजिट देम। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people। और फिर वो मुझे क्या कहते थे, वो मुझे encourage करते थे, यानी कि एक तरह से कहेंगे ढांढस बंधाना या फिर साहस देना। वो मुझे इस तरह से साहस देते थे कि तुम जाओ और जो स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं उनमें खुद को इन्वॉल्व करो। और स्कूल एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है बच्चों, जैसे डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, जो स्पोर्ट्स क्लब होता है स्कूल का उसमें पार्टिसिपेट करो, ड्रामा क्लब होते हैं और बहुत सारे हाउसेज वगैरह बने रहते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे कहते थे कि ताकि जब मैं पार्टिसिपेट करूंगा चीजों में तो वहां पे क्या बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, और ग्रुप्स में क्या बनेंगे, फ्रेंड्स मेरे नए नए बनेंगे। तो ऐसे पुराने स्कूल के टीचर्स उसको एनकरेज किया करते थे। They told me that in the time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one। और मुझे कहते थे कि इस तरह से तुम नए माहौल में एडजस्ट होने लगोगे और तुम अपने नए स्कूल को अपने पुराने स्कूल से भी ज्यादा प्यार करने लगोगे एक वक्त के बाद। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time। और उन्होंने पर मुझसे एक प्रॉमिस करवाया कि जब ऐसा होगा, जब तुम अपने नए स्कूल में इतना घुल मिल जाओगे, लेकिन फिर भी अपने पुराने स्कूल को भूल मत जाना, हमें याद रखना और हमसे मिलते आते रहना। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless। मैं मतलब वो कहना चाह रहे कि मैं उनकी साइकोलॉजी समझ रहा था, वो ये सारी बातें इसलिए कह रहे थे ताकि मैं जल्द से जल्द अपने नए स्कूल में घुल जाऊं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों को मान लिया उस वक्त के लिए। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework। It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace। ठीक है, वो बताता है कि एक दिन संडे आफ्टरनून की बात है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था मुझे नया स्कूल ज्वाइन किए हुए। हम अपने डाइनिंग रूम में बैठे थे, मैं अपना होमवर्क कर रहा था और ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है, और हमने अपनी जो फायर प्लेस होती है जहाँ पे आग वगैरह जलाते हैं, वहां पे थोड़ी सी आग जला रखी थी। एज यूजुअल माई रेड टेबी कैट वॉज लाइंग on the top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating on my pen bed for entertainment sake। ठीक है, वो कहता है कि हमेशा की तरह जो मेरी कैट है वो क्या कर रही है, जो मैं काम कर रहा हूँ जिन पेजेस वगैरह पे उनके ऊपर बैठी हुई है और मेरे पेन के साथ बीच बीच में खेल रही है एंटरटेनमेंट के लिए। She was never far from me और वो मुझसे ज्यादा दूर कभी भी नहीं रहती थी। I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life। वो ये बताता है कि ये मुझसे ज्यादा दूर इसलिए नहीं रहती, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती, क्योंकि जब ये एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी किटन थी, तब मैंने इसकी जान बचाई थी और इसको इस बात का अंदाजा है कि इसने मुझे एक नई लाइफ दी है, इसलिए ये भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm। Suddenly, I smelled something strange, and then I noticed it smoke pouring in through the seams of the ceiling। ठीक है, वो बताता है कि जो मेरी मदर है बीच बीच में क्या कर रही थी, जैसे आग बुझ ना जाए तो उसको आग को कंटिन्यूअस जला के रखना चाह रही थी ताकि जो हमारा कमरा है वो साफ सुथरा और वार्म, गर्माहट बनी रहे। लेकिन अचानक से मुझे किसकी आने लग जाती है, स्मेल आने लगती है, कुछ जलने की स्मेल मुझे आती है और जब मैं देखता हूं तो पूरा जो स्मोक है, स्मोक यानी कि बच्चों धुआं, हमारे पूरे सीलिंग में, सीलिंग का मतलब होता है बच्चों छत, ठीक है, तो छत में क्या हो रखा है, पूरा धुआं धुआं हो रखा है, तो सीलिंग मतलब छत। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड barely see। और जो धुआं है वो इतना ज्यादा हमारे कमरे में हो गया कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। barely see का मतलब होता है मुश्किल से देख पा रहे थे, मुश्किल से मुश्किल हम एक दूसरे को देख पा रहे थे। barely मीन्स बहुत मुश्किल से। डिफिकल्टी कि देखने में डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि पूरी रूम में क्या भर चुका था, स्मोक ही स्मोक, धुआं ही धुआं भर चुका था। यहां तक आप लोगों को क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard।
ठीक है, वो कहते हैं ग्रोपिंग आवर वे, यानी कि अपना रास्ता बनाते हुए, उस धुएं में से अपना रास्ता ढूंढते हुए हम कैसे करके जो फ्रंट डोर होता है, घर का जो मेन डोर होता है, वहां से बाहर निकले और फ्रंट यार्ड यानी कि घर के बाहर जो बच्चों गार्डन टाइप का होता है ना छोटा, वहां पे आ गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वाज engulfed इन फ्लेम्स। ये कह रहे हैं कि जब तक हम लोग बाहर आए तो जो होल रूफ था, रूफ और सीलिंग सेम ही होता है स्टूडेंट्स, रूफ का मतलब भी वही होता है, छत। ठीक है, वो सारा क्या हो चुका था, वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। एनगल्फ का मतलब होता है एक तरह से पूरी तरह से ढक जाना। ठीक है, धुएं ने पूरी छत को एकदम, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर था उसको पूरी तरह से ढक लिया था। ठीक है, इन फ्लेम्स यानी कि धुएं में, फ्लेम्स धुआं भी हो सकता है और आग की लपटें भी हो सकती हैं। ठीक है, फ्लेम्स का मतलब आप आग की लपटें भी समझ सकते हैं। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और जो धुआं था, जो आग की लपटें थी, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं नेबर्स के पास गया, नेबर्स यानी कि बच्चों पड़ोसियों के पास गया, जो कि हम सब लोग करते ही हैं। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम आसपास के जो लोग होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सके, क्योंकि उनके जो जो भी टेलीफोन वगैरह होंगे वो तो घर के अंदर रह गए थे, तो वो कॉल नहीं कर सकते, इसलिए वो दूसरों के घर में जाते हैं। व्हाइल आई वॉच माय मदर रन बैक इनटू द हाउस, और जब मैं ये सब कर ही रहा था तब मैं अपनी मदर को देखता हूँ कि वो वापस से घर में जा रही थी। माय मदर देन ran आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर वो जल्दी से बाहर आ भी जाती हैं, और वो साथ में क्या लेके आती है, एक मेटल का बॉक्स लेके आती हैं जिसमें हमारे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लेकर के आ जाती हैं। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. वो बॉक्स को आके वहां पे नीचे लॉन में गिरा देती हैं और फिर से वापस एक क्रेज स्टेट में, क्रेज स्टेट यानी कि बच्चों क्रेजी स्टेट, यानी कि कह सकते हैं जैसे पागलों वाली हरकतें होती है ना। ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन वैसी रहती है कि उस वक्त इंसान बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस डिस्टर्ब्ड स्टेट में वो घर में वापस फिर से दौड़ जाती हैं। ठीक है, आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, और मुझे पता था कि वो किस चीज के लिए वापस से घर में गई हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। अब वो बता रहे हैं कि जो मेरे फादर थे उनकी डेथ काफी पहले हो गई थी, जब मैं बहुत यंग था, यानी कि जब मैं बहुत छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी। और जो मेरी मदर है वो उनकी पिक्चर्स को, मेरे फादर की पिक्चर्स को और उनके लिखे हुए लेटर्स को इस तरह से फ्लेम्स में जलने नहीं देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय। यही बची कुछ चीजें थी, कुछ यादें थी जिनको वो याद किया करती थी, तो इनको वो फ्लेम्स में इस तरह से जलने नहीं दे सकती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। इसके बावजूद भी मुझे पता था कि वो अंदर जाएंगी और वो उनको लेकर के आएंगी, पर उसके बावजूद भी मैं चिल्लाता हूँ। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, कि अंदर मत जाओ मॉम। ठीक है बच्चों, I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं भी उनके पीछे दौड़ने जा रहा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे नजर आता है कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया है। वो किसका हाथ था? इट वॉज अ फायरमैन। वहां पे फायरमैन पहुंच चुके थे। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि जो पूरी की पूरी स्ट्रीट है वो फायर ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प yelling, "You don't understand, my mother's in there." ठीक है, वो कहते हैं कि मैं अपने आप को फ्री करना चाह रहा था, छुड़ाना चाह रहा था उनके ग्रैप्स पे। ग्रैप्स का मतलब होता है बच्चों पकड़ से। ठीक है, किसकी पकड़ से? फायरमैन की पकड़ से खुद को छुड़ाना चाह रहा था, और साथ ही साथ येलिंग, येलिंग का मतलब भी होता है बच्चों चिल्लाना, गुस्से में चिल्लाना, रोना। ठीक है, और क्या कह रहा था? यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ रहे कि मेरी मदर अभी भी अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी व्हाइल अदर फायर फाइटर्स ran into the house. उसने मुझे पकड़े रखा और बाकी फायर फाइटर्स घर की तरफ घुसते चले गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। ही वॉज राइट। वो कहता है कि मुझे पता था, उसे उन्हें पता था कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं मदर के लिए रो रहा हूँ, तो मैं एक छोटा बच्चा हूँ और हर बच्चा ये करेगा ही। ठीक है, और अगर वो मेरा हाथ छोड़ देते तो शायद मैं भी अंदर दौड़ जाता और मुझे कुछ भी नुकसान भी हो सकता था। और वो इस वक्त सही थे कि जो मुझे नहीं भेज रहे थे। भले उस वक्त मुझे उन पे गुस्सा आ रहा था कि मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ अपनी मदर को बचाने, लेकिन वो जो भी कर रहे थे वो एक तरह से ठीक कर रहे थे। It's all right, they'll get here,
he said. और वो ये कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारी मदर को बाहर ले आएंगे. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. वो मेरे चारों तरफ क्या करते हैं, ब्लैंकेट, यानी कि ब्लैंकेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंबल को, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, और उसको रैप करना होता है ओढ़ा देना, कंबल उड़ा देते हैं, ओढ़ देना, ठीक है, और मुझे हमारी कार में बिठा देते हैं. Soon after that, a fireman emerged from our house. और थोड़ी देर बाद हमारे घर से एक फायरमैन बाहर निकलता है. इस तरह से बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये ऑथर का हाउस है जो पूरी तरह से जल चुका है और अंदर मदर फंस रखी है, ठीक है. और यहाँ पे जो ऑथर हैं वो चिल्ला रहे हैं अपनी मदर को बचाने के लिए. ये नेबर्स भी वहां पे आए हुए हैं, फायरमैन भी अपना काम कर रहे हैं, सब लोग फायर ट्रक्स को आप देख पा रहे हैं, और एक फायरमैन ने ऑथर को पकड़ रखा है ताकि वो अंदर ना भाग जाए, ठीक है. तो देखते हैं कि एक फायरमैन बाहर आता है, माई मॉम इन टो, और अब मेरी मदर को अपने साथ लेके आता है. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर. वो उन्हें जल्दी से कहां पे लेके जाते हैं, ट्रक पर बिठाते हैं, और उन पे क्या लगा देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं. क्योंकि जब वो अंदर थी बहुत समय तक के लिए, तो जो उनका ऑक्सीजन सप्लाई था वो क्या हो जाता है बच्चों, कट हो जाता है, ठीक है. जब हम इस तरह से धुएं वाले एरिया में होते हैं ना, तो वहां पे ऑक्सीजन की क्या होती है, शॉर्टेज होती है, दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इस वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हम अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं. इस वजह से सबसे पहले लाके क्या लगाया जाता है, ऑक्सीजन मास्क ही लगाया जाता है. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं उनके पास दौड़ के गया और मैंने उनको हग किया. ऑल दोस टाइम्स आई हैव एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. अब वो बताता है कि वो सारी बातें जब मैं उनसे लड़ा करता था, आर्ग्यूड का मतलब होता है बहस करना, ठीक है. जब जब मैं अपनी मदर से बहस करता था और उनको किसी बात पे, जैसे वो मुझे डांटती होंगी या मारती होंगी, तो उस बात पे मैं उनको कभी कभी थोड़ा बहुत हेट भी करता था. वो सारा हेट और वो सारी आर्ग्यूमेंट उस वक्त क्या हो गई, वैनिश हो गई. वैनिश का मतलब होता है स्टूडेंट्स खत्म हो जाना, ठीक है. और वो कब खत्म हो गई, जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि शायद मैं अपनी माँ को, मदर को खो दूंगा आज, ठीक है, वो अंदर ही मर जाएंगी. तो जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया, तो जो जितना भी गुस्सा और आर्ग्यूमेंट था मेरी मदर के लिए, उस सब का सब उस वक्त वैनिश हो गया, खत्म हो गया. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो वो होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल हम भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, बट कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कभी ना कभी वो डांटते हैं, किसी बात के लिए समझाते हैं, तो हल्का फुल्का नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा चला रहता है, और बच्चे भी हल्का फुल्का हेट करने लग जाते हैं पेरेंट्स को. बट उसका मतलब ये नहीं कि वो क्या बोलते हैं, दिल से अपने पेरेंट्स को हेट कर रहे हैं. क्योंकि जब कभी भी इस तरह से कोई विचार या थॉट उनके मन में आता है, या फिर वो अपने पेरेंट्स को लूज करता हुआ देखते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत दूर चले जाएंगे, तो वो सारा आर्ग्यूमेंट और वो सारा हेट उसी वक्त खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है. तो इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी स्टोरी से भी, अपनी पर्सनल लाइफ से भी. ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े. शी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन. शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक. वो कहता है, फायरमैन उनसे कहता है कि ये ठीक हो जाएंगी तुम्हारी मदर. वो सिर्फ इसलिए बेहोश हो गई क्योंकि उन्होंने, वो बहुत समय तक अंदर ही थी और उन्होंने बहुत सारे स्मोक को इनहेल कर लिया है. इनहेल का मतलब होता है स्टूडेंट्स सांस अंदर भरना, और इसी का ऑपोजिट होता है स्टूडेंट्स एक्सहेल. एक्सहेल मीन्स सांस छोड़ना, सांस बाहर छोड़ना, ठीक है. तो इनहेल और एक्सहेल का मतलब समझ चुके होंगे, सांस छोड़ना. ओके. एंड देन ही ran बैक टू फाइट द फायर while my mother and I sat there dazed. ठीक है. और फिर वो फिर से जो घर में जो आग लगी थी उसको बचाने के लिए चले जाते हैं, और मैं और मेरी मदर वहां पे बैठे रहते हैं. आई रिमेंबर्ड वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. वो दोनों बैठ करके अपने घर को जलता हुआ देख रहे होते हैं, और वो ये सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने इस घर को बचाने के लिए. तो बहुत ही बुरी फीलिंग होती है बच्चों. 5 years आर लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट. कम से कम 5 घंटे तक उनका जो घर है वो जलता रहता है, और उसके बाद जाकर के जो आग है वो बुझती है. और हाउस वॉज आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन. हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी, आई हैड नॉट सीन माई कैट.
और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपनी कैट को नहीं देखा। ठीक है, मतलब मुझे मेरी कैट नहीं दिख रही। वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ है? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद वो जो कैट है मेरी, वो घर के अंदर ही रह गई और वो जल गई। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. तो कहता है कि अचानक से मेरे माइंड में पता नहीं क्या हिट हुआ कि मुझे सारी चीजें एक साथ ही हिट करती चलेगी। एक तो पहले मैं अपने नए स्कूल की वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और ऑकवर्डनेस में रहता था। ठीक है, मुझे थोड़ा अजीब महसूस होता था। फिर ये आग लग गई, ठीक है, हमारे घर में। और फिर अब जो मेरी कैट है वो भी, उसका भी लॉस हो चुका है क्योंकि मेरी कैट भी अब अंदर ही घर के अंदर मर चुकी है, जल चुकी है। और आई ब्रोक डाउन का मतलब होता है स्टूडेंट टूट जाना। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, मैं टूट जाता हूं इन टेयर्स, और मेरे आंसू, टीयर्स मतलब आंसू निकलने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं और मैं रोने लगता हूं। आई वॉज सफरिंग लॉस, और मुझे क्या महसूस हो रहा था? लॉस। किन किन चीजों का लॉस? एक तो जो अपना ओल्ड स्कूल है, पुराने टीचर्स है, पुराना स्कूल है, उसका लॉस। दूसरा घर का लॉस, और तीसरा बच्चों अपनी कैट का लॉस। ठीक है, ये सारे लॉस मुझे हो गए थे। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। और फायरमैन ने हमें उस रात अपने घर में वापस नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि घर में जाना अभी भी क्या था? खतरे से खाली नहीं था। क्योंकि आपको पता है, जो जिस घर में आग लगी रहती है तो वहां पे क्या होता है, वो जो मकान है, मकान का ढांचा रह जाता है, अंदर की चीजें जलकर कमजोर हो जाती हैं। और ऐसे में वहां पे जाना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। हो सकता है कोई रूफ या फिर कुछ भी चीज आकर के गिर के आपके ऊपर गिर सकती है। तो दैट वॉज टू डेंजरस, इसलिए उनको अंदर भेजा नहीं गया। Dead or alive, I could not imagine living without knowing about my cat. वही कहता है कि मैं वहां से नहीं जा पा रहा था, ये इमेजिन करते हुए कि मेरी जो कैट है वो या तो डेड है, या जिंदा है, या मर चुकी है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. ठीक है, फिर हमें कार के अंदर बिठाया गया और हमारे पास क्या थे? हमारे कुछ कपड़े थे और कुछ ब्लैंकेट्स थे जो हमें फायरमैन ने दिए थे। और फिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं वो रात बिताने के लिए। क्लियर बच्चों? यहां तक आप लोगों को स्टोरी क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? द नेक्स्ट डे, मंडे की बात है, क्योंकि वो जो दिन था जिस दिन आग लगी वो आपको याद होगा बच्चों, वो संडे का दिन था। मंडे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वाज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड worn टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। वो कहता है मैंने वही ड्रेस पहनी थी जो मैंने संडे को चर्च जाते हुए पहनी थी, और मेरे पास कोई शूज नहीं थे, क्योंकि जैसे ही मैं घर आया तो मैं होमवर्क करने बैठा तो मैंने अपने शूज को निकाल दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और शायद वो भी क्या हो गए होंगे? वो भी आग में झुलस गए होंगे मेरे शूज। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। इसलिए मुझे अपनी आंट से क्या करना पड़ा? कुछ टेनिस शूज बोरो करने पड़े। वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। फिर वो ये भी कहता है कि मैं घर पे क्यों नहीं रह सकता? मुझे स्कूल जाना जरूरी क्यों है? माई मदर वुड नॉट हेयर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड बाय एवरीथिंग। क्योंकि मुझे स्कूल जाने में बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होता, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि सबको पता चल गया होगा कि मेरे घर में कल आग लगी थी और हमारा पूरा का पूरा घर जल चुका है। द क्लोथ्स, और क्योंकि मैं साथ ही साथ ना मैं शूज पहने हुए थे ना स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, मैंने घर के कपड़े पहने हुए थे। द क्लोथ्स आई वाज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, मेरे कपड़े हैं वो बहुत गंदे हो रखे थे और बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स, मैं बिना बुक्स के, और होमवर्क, मैंने कोई होमवर्क भी नहीं करा हुआ था। एंड माई बैग पैक वॉज गॉन, मेरा जो बैग है, स्कूल बैग है, वो भी जा चुका था, यानी कि वो भी आग में झुलस चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मेरी पूरी लाइफ थी वो उस बैकपैक के अंदर थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गेट, मतलब मैं जितना उस स्कूल में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फिट हो सकूं, एडजस्ट हो सकूं, चीजें उतनी ज्यादा बदतर होती जा रही हैं। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, क्या मैं इसीलिए बनाऊं? क्या मेरी डेस्टिनी यही है कि मैं मुझे आउटकास्ट किया जाए? यानी कि आउटकास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सब मुझे अलग अलग करके रख दे, ठीक है, कट ऑफ करके रखे, और एक गीक की तरह मैं पूरी लाइफ भर अपनी लाइफ जीता रहूं। गीक यानी कि बच्चों जो नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग होते हैं और उनको सब लोग क्या करते हैं? बॉयकॉट कर देते हैं। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, वो कहता है कि और मुझे उस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था, दैट आई वॉज आउटकास्टेड। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा भी नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, और मैं बदलना भी नहीं चाह रहा था, मैं ग्रो भी नहीं करना चाह रहा था, और मैं
मुझे लाइफ को हैंडल करने में बहुत परेशानी आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं सिर्फ ये कह रहा है, मतलब उस वक्त इतनी नेगेटिव थॉट्स ऑथर के मन में आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मर जाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने लगातार आती चली जा रही थी। स्कूल का चेंज होना, घर का जल जाना, ठीक है, उनकी जो फेवरेट कैट है जिससे वो बहुत प्यार करते थे वो मर जाती है, ठीक है। और बच्चों जिस स्कूल में वो जाते थे, तो पहले ही उस स्कूल में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, और अब इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद उनकी स्कूल यूनिफॉर्म, उनका स्कूल का बैग, जो उन्होंने पूरे साल भर जो मेहनत करता है बच्चा, बुक्स मेंटेन करता है, नोटबुक्स मेंटेन करता है, वो सब के सब जल के राख हो चुके थे। अब उनको फिर से सब कुछ करना था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करके वो कहते हैं कि मैं अब इन प्रॉब्लम्स को आगे फेस नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि काश मैं सिर्फ मर जाऊं। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव थॉट्स ऑथर के मन में आने लग गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे पॉज करते हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन, टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।